हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका नॉलेज मास्टर क्लास में। मेरा नाम है शुभम और आज उत्तराखंड के इतिहास को आगे बढ़ाते हुए एक और वीडियो में आपके सामने लेकर आया हूं। और आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे पंवार वंश की। पिछली वीडियो में मैंने आपसे चंद्रवंश के बारे में चर्चा की थी और आपको चंद्रवंश का पूरा इतिहास बताया था और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी बताए थे। और आज मैं आपको पंवार वंश से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताऊंगा और साथ ही साथ बताऊंगा कि कौन कौन से राजा हुए और उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की। और एक और महत्वपूर्ण बात ये बताऊंगा कि किस तरह प्रद्युम्न शाह जो थे वो कुमाऊं के साथ साथ गढ़वाल के भी राजा हुए, तो इसे भी आप सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा चांदपुरगढ़ जिसका वर्तमान नाम है चमोली। चांदपुरगढ़ चमोली यहाँ के एक राजा हुए जिनका नाम है भानु प्रताप। तो चांदपुरगढ़ चमोली यहाँ के एक राजा थे जिनका नाम था भानु प्रताप। इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह पंवार वंश के जो राजकुमार हैं, जो 612 ईस्वी में धारा नगरी गुजरात, तो गुजरात को धारा नगरी बोलते थे, तो धारा नगरी गुजरात से जो है पंवार वंश के राजकुमार, इनका नाम मिलता है कनकपाल। और ये कनकपाल आपको कहीं कहीं ता देखने को भी मिलेगा, तनकपाल। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, कनकपाल हो या तनकपाल हो वो एक ही है, तो आप कंफ्यूज मत होना। तो 612 ईस्वी में धारा नगरी गुजरात से कनकपाल चांदपुरगढ़ आते हैं, यानी कि चमोली, चांदपुरगढ़ चमोली आते हैं और भानु प्रताप अपनी पुत्री का विवाह कनकपाल से कर देते हैं और इन्हें अपनी गद्दी भी सौंप देते हैं। गद्दी सौंपी, यानी कि भानु प्रताप जो राजा थे उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया कनकपाल से और अपनी गद्दी भी सौंपी। अब कनकपाल के बाद 36 राजाओं का उल्लेख मिलता है। 36 राजाओं का उल्लेख इतिहास में कनकपाल के बाद 36 राजाओं का उल्लेख मिलता है। और 37वां जो राजा होता है, 37वां राजा वो अजयपाल होता है। कनकपाल के बाद 36 राजाओं का उल्लेख मिलता है और 37वां राजा अजयपाल होता है। अजयपाल गढ़वाल के गणपतियों को पराजित कर देता है और गढ़वाल की नींव रखता है। गढ़वाल की नींव रखता है। मैंने पहले आपको बताया 37वां राजा अजयपाल होता है, गढ़वाल के गणपतियों को पराजित कर गढ़वाल की नींव रखता है। ठीक, इसके बाद बात करें तो अजयपाल जो राजधानी है, अजयपाल राजधानी चांदपुरगढ़, तो चांदपुरगढ़ से देवलगढ़, चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ लाया
उसके बाद 1517 ईस्वी में इसने राजधानी श्रीनगर को बनाया। महत्वपूर्ण जो है वो श्रीनगर ही है, देवलगढ़ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। महत्वपूर्ण श्रीनगर है कि इसने राजधानी श्रीनगर को बनाया 1517 ईस्वी में। इसके बाद बात करें तो गढ़वाल की सीमा का निर्धारण, गढ़वाल की सीमा का निर्धारण वो भी अजयपाल ने ही किया और इसने गढ़वाल की नींव रखी। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखें तो बेहतर होगा आपके लिए। तो ये मैंने आपको बताया। अब आगे बात करें, इसको मिटा देते हैं, आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं पवार वंश में ही। तो मैंने आपको बताया कि अजयपाल जो था वो 37वां राजा था। उसने गढ़वाल की नींव रखी और उसने गढ़पतियों को पराजित किया। और मैं आपको एक और बात बता दूं, गढ़वाल में बावनगढ़ 52 गढ़वाल में 52 थे। अब आगे बात करते हैं तो अजयपाल के बाद सहजपाल, बलभद्रपाल, मानशाह, शामशाह और महीपति शाह। महीपति शाह शासक बने। सहजपाल, बलभद्रपाल, मानशाह, शामशाह, महीपति शाह ये शासक बने। अब जो इनमें महीपति शाह है, इनका जो शासन है वो संघर्षपूर्ण रहा। इनका जो शासन है वो संघर्षपूर्ण रहा, यानी कि इनकी जो वार्तालाप थी, जो इनके पड़ोसी जो राज्य थे, जितने भी जो इनके पड़ोसी राज्य से राजा जो इनके थे, उनसे इनकी वार्तालाप जो थी वो ठीक नहीं बैठी। तो इसलिए इनका जो शासन था वो संघर्षपूर्ण रहा। अब आगे बात करते हैं जो बलभद्रपाल है। बलभद्रपाल इसको आप नोट भी लिख सकते हैं। बलभद्रपाल पहला शासक था, पहला शासक। पहला शासक जिसने बलभद्रपाल पहला शासक था जिसने शाह की उपाधि धारण की। बलभद्रपाल पहला शासक था जिसने शाह की उपाधि धारण की। इसके बाद जितने भी शासक हुए उन सभी के नाम के बाद शाह लगा। इसको आप याद रखेंगे कि बलभद्रपाल पहला शासक था, यह पूछा भी जाता है, जिसने
शाह की उपाधि धारण की और उसके बाद सभी शासकों के नाम के बाद शाह लगा। अब आगे बात करते हैं। तो महिपति शाह की जब मृत्यु हो जाती है, महिपति शाह की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उनका जो पुत्र था वो था पृथ्वीपति शाह। इसको मिटा देते हैं, आगे बात करेंगे। अब जो मैंने आपको राजा बताए थे, जितने भी शासक मैंने आपको बताए, उसमें महिपति शाह उसके बाद शासन करते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनका पुत्र जो होता है वो नाबालिग होता है, इसलिए वो शासन तो कर नहीं सकता, वो शासन नहीं कर सकता। इनके पुत्र का जो नाम है वो है पृथ्वीपति शाह। तो महिपति शाह की मृत्यु हो जाती है और इनका जो पुत्र होता है वो नाबालिग होता है, वो शासन नहीं कर सकता। और इनके पुत्र का नाम क्या होता है? पृथ्वीपति शाह। यानी कि पृथ्वीपति शाह शासन नहीं कर सकता क्योंकि वो नाबालिग है। तो इसलिए इनकी जो पत्नी होती है, महिपति शाह की पत्नी, इनकी जो पत्नी होती है वो शासन करती है और इनकी पत्नी का नाम है रानी कर्णावती। इनकी पत्नी का नाम है रानी कर्णावती। अब रानी कर्णावती बहुत इंपॉर्टेंट रानियों में से एक है। वो क्यों, मैं आपको बताता हूं। ये रानी कर्णावती शासन करती हैं 1635 से 1646 ईस्वी तक। रानी कर्णावती शासन करती हैं 1635 से 1646 ईस्वी तक। अब जब ये अपना कार्यभार संभालती हैं, इसके बाद 1636 ईस्वी में जब ये अपना कार्यभार संभाल लेती है और संरक्षिका के रूप में कार्य करती हैं, तो 1636 ईस्वी में, अब आपको पता है जब मैं इतिहास पढ़ाऊंगा तो उसमें मध्यकालीन भारत में हम बात करेंगे, जितने भी मुगल जो वंश है उसकी हम बात करेंगे। उसमें जो था, इस समय शाहजहां जिसने ताजमहल बनाया था, आप सभी को पता है। तो 1636 ईस्वी में शाहजहां का शासन चल रहा होता है और शाहजहां का जो सेना नायक है शाहजहां का सेना नायक नवाज खां, शाहजहां का सेना नायक नवाज खां देहरादून पर अधिकार कर लेता है। तो देहरादून पर जब वो अधिकार कर लेता है तो इसी के विरोध में रानी कर्णावती और उनके सैनिक, जो शाहजहां के सेना नायक थे नवाज खां, तो नवाज खां के जो सैनिक आते हैं और जो अधिकार कर लेते हैं, तो रानी कर्णावती उनको भगाने के लिए उनके नाक और कान काट देती है और इसीलिए इन्हें नाककटी रानी कहा जाता है। इसीलिए इन्हें नाककटी रानी कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब शाहजहां के सेना नायक नवाज खां देहरादून पर अधिकार कर लेते हैं, तो अपने बचाव में जब रानी कर्णावती उनके नाक कान काट कर उन्हें भगा देती है,
नाक कान काट कर भगा देती है। अब किसे भगा देती हैं? जो उनके सेनानायक शाहजहां के थे नवाज खां, और उनके सैनिकों के नाक कान काट कर भगा देती हैं। इसीलिए इन्हें नाक कटी रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रानी कर्णावती को नागकटी रानी कहा जाता है। अब आगे बात करें, इसको मिटा देते हैं, आगे बात करेंगे। आगे बात करेंगे तो राजपुर कैनाल जो देहरादून में है, राजपुर कैनाल जो देहरादून में है, इसका निर्माण भी रानी कर्णावती ने ही किया था। राजपुर कैनाल जो देहरादून में है, इसका निर्माण भी रानी कर्णावती ने ही किया था। आगे बात करें तो जब पृथ्वीपति शाह जो है वो बालिग हो जाता है तो वो अपना कार्यभार संभालता है, और उसके पृथ्वीपति शाह के जो दरबारी होते हैं, पृथ्वीपति शाह के जो दरबारी होते हैं वो होते हैं मौलाराम। तो पृथ्वीपति शाह के जो दरबारी हैं वो मौलाराम है, और मौलाराम जो हैं वो गढ़वाल चित्रकला के जनक कहे जाते हैं। और मौलाराम चित्र संग्रहालय, मौलाराम चित्र संग्रहालय कहां पर है? मौलाराम चित्र संग्रहालय श्रीनगर में है। मौलाराम मैंने आपको बताया गढ़वाल चित्रकला के जनक, और मौलाराम जी का चित्र संग्रहालय श्रीनगर में स्थित है। ये इनसे जुड़े कुछ तथ्य थे मौलाराम जी से, तो ये मैंने आपको बताए। और ये पृथ्वीपति शाह जी के, जो पृथ्वीपति शाह थे शासक, महिपति शाह जी के पुत्र, जो अब बालिग हो चुके हैं और जो शासन संभाल रहे हैं अपना, तो उनके दरबारी होते हैं कौन? मौलाराम। तो मौलाराम चित्र संग्रहालय कहाँ स्थित है? श्रीनगर में। और मौलाराम गढ़वाल चित्रकला के जनक हैं। अब आगे बात करते हैं तो पृथ्वीपति शाह अपना जो कार्यभार है वो फतेह शाह को अपना अगला जो शासक है वो घोषित करते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, आगे बात करेंगे। तो पृथ्वीपति शाह अपना जो कार्यभार है वो फतेह शाह को दे देते हैं, यानी कि जो अपना उत्तराधिकारी है वो फतेह शाह को घोषित कर देते हैं। तो जब फतेह शाह शासन करता है, इसके समय में रतन कवि, मतीराम, जटाधर,
जैसे कवि हुए। फतेह शाह के समय में रतन कवि, मतीराम जटाधर जैसे कवि रहे। अब आगे बात करें तो 1742 में लोहिला सरदार का गुट होता है एक, तो वो आक्रमण कर देते हैं कुमाऊं पर और अधिकार कर लेते हैं। कुमाऊं पर लोहिला सरदार अधिकार कर लेते हैं। उसके बाद जो कुमाऊं के प्रमुख जो अधिकारी होते हैं, जो अधिकारी हैं प्रमुख कुमाऊं के, वो ललित शाह से मदद मांगते हैं। ललित शाह से मदद मांगते हैं कुमाऊं के प्रमुख अधिकारी। अब वो प्रमुख अधिकारी कौन है? तो वो हर्षदेव जोशी और जयानंद जोशी। तो प्रमुख अधिकारी जो कुमाऊं के थे, जब लोहिला सरदार 1742 ईस्वी में इन्होंने, लोहिला सरदार के गुट ने कुमाऊं पर जो आक्रमण कर लिया और अधिकार कर लिया, तो जो प्रमुख अधिकारी थे कुमाऊं के, हर्षदेव जोशी और जयानंद जोशी, ये ललित शाह जो उस समय शासन कर रहे होते हैं, उनसे मदद मांगते हैं कि आप कुमाऊं पर जो है हमें बचाएं। लोहिला सरदार ने हम पर आक्रमण कर दिया है, आप उनसे हमें बचाएं और अपना जो उत्तराधिकारी है कुमाऊं का, वो राजा, वो प्रद्युमन शाह को नियुक्त कर दें, सारा कार्यभार प्रद्युमन शाह को दे दें। तो इसी तरह जो है प्रद्युमन शाह कुमाऊं के साथ साथ गढ़वाल का भी राजा बन जाता है। तो ये थी आज की पंवार वंश के जो कुछ तथ्य के साथ मैंने आपको उत्तराखंड का इतिहास में आगे बढ़ाया है, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। और जितने भी तथ्य थे आप इन सबको नोट कर लीजिए, ये बहुत आपके काम आने वाले हैं, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो अगर उन तक पहुँच जाए जिन्होंने अभी तक तैयारी के बारे में नहीं सोचा था, या उनको वो सक्षम नहीं है तैयारी करने के लिए कहीं बाहर जाकर, अगर वो अपने घर में बैठकर तैयारी कर सके तो मैं समझूंगा कि ये मेरा जो कार्य है ये सफल हो रहा है। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ आप करेंगे ज़रूर। और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि जो मेरी वीडियोज़ हैं अगर आप तैयारी कर रहे हैं वो आपको रोजाना मिले तो आपको चैनल सब्सक्राइब जरूर करना होगा, और साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रोज के रोज मिलता रहे और आप वीडियो का आनंद उठाएं और साथ में अपनी तैयारी जारी रख सकें। चलिए, थैंक यू।